सुने जाते थे। 78 में 79 में जब आयुर्वेद को पूरे विश्व में कोई नहीं जानता था, तब पिताजी के साथ हम ये कड़ी हैं जो वो हमारे साथ 1985 में जुड़े। और आज शायद ही ऐसा कोई देश हो जहाँ आयुर्वेद को लोग जानते नहीं होंगे। मॉरिशस के अंदर हमने वहाँ मान्यता दिलवाई, हंगरी के अंदर आयुर्वेद को मान्यता मिली, रशिया में मिली। ऐसे ये शताब्दी वर्ष समारोह पूरे देश और विश्व के लिए अच्छे स्वास्थ्य की समाज केंद्रों की स्थापना करने में सब मिल के इस आयुर्वेद महासम्मेलन से पूरे विश्व में स्थापना करें। पारंपरिक ज्ञान वैज्ञानिकता के साथ फलीभूत होगा। तथा अन्य गणमान्य अतिथि कुछ ही देर में हमारे बीच पधारेंगे और हमारा कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान देर के लिए स्विच ऑफ कर दें। चलो शिवानी तो बड़ा जल रहा है यार। विजयं इच्छेत् पुत्ररिच्छेत् राजयम्। विदेशी आए साहब को डेढ़ दो आए कि नहीं? हाँ साहब आप ऊपर रहिए, वो है वो आ जाएंगे आप सब लोग। You sit here. बस ओके अच्छा मैं थोड़ी देर में आऊँगा। शर्मा साहब
प्रशस्ति पत्र, कलश, नारियल और स्मृति चिन्ह। वैद्यराज तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं। फिल्मकार वीरेंद्र मिश्र, आयुर्वेदिक और डॉक्टर दीपक चोपड़ा महामहिम उन्हें सम्मानित करते हैं। का निर्माण कर चुके हैं। दूरदर्शन की फिल्म आयुर्वेदिक क्रांति का भी सभी ने बहुत प्रशंसा की है। द्वारा आप पहले ही 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। आयुर्वेद में उसके प्रचार प्रसार में योगदान के लिए महामहिम आज आपको सम्मानित कर रही है। शॉल, अमृत कलश, प्रशस्ति पत्र उनको प्रदान किया गया। और अब आयुर्वेदिक औषधियों से आयुर्वेद जगत को प्रतिष्ठित कराने वाले स्वागताध्यक्ष द्वय को महामहिम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगी। आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विद्वान शॉल उड़ाकर और अब कलश एवं नारियल प्रदान करके प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया है। हमारे भारत के राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैंने इस वर्ष पिताजी के नाम से और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और प्रतिवर्ष या मतलब इस पे विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सीपी शुक्ला जी को इस सम्मान से सम्मानित किया और हम ये हमारा ट्रस्ट भी सम्मानित हुआ है शुक्ला जी को सम्मानित करते हुए। धन्यवाद। अनुरोध करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि कृपया आज के श्री गांधी सेल्वन आयुर्वेद कांग्रेस, श्री राम अवतार शर्मा जी रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो। इसके लिए उत्तम स्वास्थ्य की जरूरत होती है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे। आयुर्वेद स्वस्थ रहने की प्राचीन विद्या है, अर्थात आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात ज्ञान। इस प्रकार जीवन व ज्ञान के संगम से बना आयुर्वेद जीवन का ज्ञान है। आयुर्वेद के बारे में लोगों के मन में आदर है, लेकिन इस चिकित्सा प्रणाली का कुछ लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वे भी डॉक्टरी शुरू कर देते हैं। इससे हमारे आयुर्वेद का नुकसान हो रहा है। इसलिए इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मानवीय जीवन अनमोल होता है और यह आवश्यक है कि वैद्यों का पंजीकरण हो। हमें आयुर्वेद के वैद्यों की शिक्षण प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। इससे उनके ज्ञान का विस्तार होगा और वे उपयुक्त ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। मैं चाहूँगी कि सरकार और उनके विभाग, विश्वविद्यालय, संस्थान आदि संगठित होकर वैद्यों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार आदि का आयोजन करते रहें। साथ ही आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं को और औषधियों की प्रामाणिकता, शुद्धता, गुणवत्ता और फार्माकोपिकल मानकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आयुष ने आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया है। फार्माकोपियर
सूत्रों का निर्धारण किया गया है। यह एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं आयुष को बधाई देती हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं विदेश में गई और जिस देश में मैं गई वहाँ मैंने आयुर्वेद की चर्चा की है। और हम ये चाहते हैं कि हम विदेश के लोगों को भी आयुर्वेद का महत्व क्या है समझाएं, ताकि वो भी इस शास्त्र को, इस शैली को अपनाएं। और हो रहा है ऐसा। बहुत से देश हैं जहाँ आयुर्वेद का इस्तेमाल हो रहा है, मगर इसको जब औषधियों की बात आती है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के क्षेत्र में बहुत कुछ और काम करना ज़रूरी है, और मैं इस पर हमेशा बल देती हूँ। और अगर हम ये कर पाएँ तो हम आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दिलवा सकते हैं। आयुर्वेद औषधियों का पेटेंट भी ज़रूरी है। इसके लिए इनका पेटेंट करवाना चाहिए, तभी यह भारत का ज्ञान माना जाएगा। इसलिए इस दिशा में प्रयत्न करने की बहुत आवश्यकता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ जीवनदायिनी होती है। इसमें नैसर्गिक वनस्पतियों का युक्तिपूर्ण उपयोग किया जाता है। जल और आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक पर्यावास का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे अनेक औषधीय जड़ी बूटियाँ भी विलुप्त होती जा रही है। यह हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें कारगर प्रयास करने होंगे। इन विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों का वर्गीकरण कर उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस कार्य में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, इनकी जैसी संस्थाएं की मदद ली जा सकती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में हमें अपने अनुसंधान और विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। एक बात और जो समझ में आती है वो ये है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको भी कुछ कंपनियाँ उसमें थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर ये है कि क्योंकि मैंने कि आयुर्वेद के वैद्यों से इनके बारे में बात की थी, तो ये जो प्रोसीजर है इसमें कभी कभी एक दवाई होती है जो कितनी बार उसको घिसना पड़ता है हाथ से वो उसमें, और फिर 21 बार करो उसको, 21 बार धो उसको, प्यूरिफाई करो और फिर इसका इस्तेमाल करो। इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है और प्रोडक्शन तो जल्दी करना है। इसलिए ये यूज़ हो जाता है कि उसको मिक्सी में करवा दिया और दवाई बना ली। उसका असर वो नहीं मिलेगा जो आप पुराने ढंग से और ट्रेडिशनल वे से उसको करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र में बहुत साल स्वास्थ्य मंत्री रही थी, आयुर्वेद का भी काम देखती थी, और इसलिए मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको कह रही हूँ। इससे प्राप्त निष्कर्षों का, और ये जो हमारे निष्कर्ष आते हैं, इसके ये निष्कर्ष है तो चिकित्सा विज्ञान की खोजों के साथ तालमेल बिठाकर आयुर्वेद को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञों तथा सलाहकारों की सेवा लेनी चाहिए। आयुर्वेद का ज्ञान बिखरा हुआ है, इसे समेकित किया जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ खास बीमारियों के लिए पर्याप्त इलाज है, मगर वह किस कोने में बैठ के काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं। ऐसे सब लोगों को खोज कर उनसे जानकारी एकत्रित की जाए। जब सभी को इन दवाइयों की जानकारी होगी, तभी विस्तृत प्रमाण पर
इसका लोगों को फ़ायदा होगा। राजस्थान में कोई है जो मैंने अभी सुना है कि जो कैंसर का इलाज बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मुझे पता चला तो मैंने टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई के निदेशक जो है उनसे बात की और उनसे चर्चा की और कहा कि यदि इसमें कुछ प्रमाणीकरण हो सके तो इसकी अवश्य कोशिश कीजिए। आप एलोपैथी वाले हो इसलिए ये मत सोचिए कि आयुर्वेद वालों को इसमें क्या हम देखें, तवज्जो कैसे दें। मैं एक बात और भी देख रही हूँ, इसलिए ऐसे जो लोग हैं और भी लोग होंगे, ये तो कुछ पता चला है, और भी लोग होंगे जो अलग अलग बीमारियों के लिए उनके पास कुछ खास रामबाण इलाज जिसे हम कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अपनी अपनी बैठे जगह काम कर रहे हैं जो सबको पता नहीं चलता। इस ज्ञान को एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी और दूसरी जो पैथी से ये एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें। एक पैथी की दूसरी पैथी के लिए कुछ आदर हो। हम ये देखते हैं कि इन पैथीज में आपस में एपैथी है। तो मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा अगर सब लोग कंबाइंड एफर्ट कर लें। कुछ इस पैथी में अच्छा है, कुछ उस पैथी में अच्छा है, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट जो एलोपैथी में है वो आयुर्वेद में ना होंगे, होम्योपैथी के दवाओं में ना होंगे। तो ये सारा मिलाकर अगर आप कुछ कर सके तो इससे बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो एक दूसरे की मदद करके कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए, जिससे हम लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर सकें और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम फ़ायदा दे सकें। तो हम आपस में सबको